हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। इसके पहले 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत से और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समपंचभुज कि प्रत्येक अंतःकोण की माप होती है। बहुत ही आसान है, दो तरीके से हम करते हैं इसको। पहले एकदम आसान, उसके बाद अगर पहला वाला नहीं पता है तो दूसरा वाला भी बहुत आसान है। देखो क्या है, ये समपंचभुज है। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं आपके लिए। भैया जी, ये है समपंचभुज। मान लो इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ठीक, समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप बताना है, तो ये इस वाले कोण की माप बताओ, या फिर इस वाले की माप बताओ, या फिर इस वाले की बता दो, या इस वाले की, या इस वाले की। अंतःकोण अगर ये समपंचभुज है, और वही हमें पढ़ना भी है, समपंचभुज है तो सभी पांचों कोण का मान बराबर होगा। दो तरीका है निकालने का। सबसे आसान देखो, समपंचभुज के अंतःकोण हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम बाहर वाला कोण निकाल लेंगे और उसके बाद 180 में से इसको घटा के निकाल देंगे इसका आंसर। ठीक है, बाहर वाला कितना होता है सर जी, कोई भी फिगर हो, अगर वो बराबर भुजाओं वाला है तो उसमें 360 अंश के कोण बनते हैं टोटल, और जितनी भुजा है उतने से भाग दे दो, बहिष्कोण यानी बाहर का कोण निकल आएगा। तो हमारे पास 360 टोटल होता है, टोटल 360। कितनी भुजा है? 5, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, यानी 72 अंश आया है ये बाहर का। टोटल 180 होता है सीधी लाइन पर, 72 बाहर बना है तो 108 अंदर बनेगा, यानी अंतःकोण का मान 108 अंश है। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। और अगर नहीं आ रहा है आपको, अंतःकोणों का योगफल पता है तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। देखो, अंतःकोणों का योगफल का फार्मूला होता है n-2 इंटू में 180। अंतःकोणों का योगफल निकाल लो, उसके बाद जितनी भुजा है उससे भाग दे दो, यानी कहने का मतलब है सर जी n से भाग दे लो, ये है फार्मूला। अंतःकोणों का योगफल निकाल लो, उसके बाद जितनी भुजा है उससे भाग दे दो, प्रत्येक में बंटवारा हो जाएगा। सही है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। n का मान 5 है, तो 5 माइनस 2 गुणे में है 180 और बटे में है 5। ये यहां से कट गया, आ गया 16, नहीं 16 नहीं, 5 3 15 और 5 36, 36 आ गया। यहां से 3 बचा और यहां से 36, 36 यहाँ 108 होता है। आप चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे जैसे निकालो, दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है 108। आई होप ये आपका आंसर सही रहा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षणों 29, x+1 33, 44, x+3, x+6 और 46 का माध्य 39 है, यानी माध्य का आंसर 39 दिया गया है। तब इन प्रेक्षणों का माध्यक बताओ, यानी माध्यिका का उत्तर बताओ। ठीक है, किसका आंसर दिया गया है? माध्य का। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। पदों का योगफल मतलब सबको जोड़ना है। तो देखो, x x x 3 बार x है तो हम इसको जोड़ेंगे तो 3x लिखेंगे, प्लस 29 है, 1 है, 33 है, 44 है, 3 है, 6 है, 46 है, तो सबको साथ में जोड़ना है। 29 एक 30 हो गया, 30 में 33 जोड़ेंगे तो 63 हो गया। चलो पूरा यहाँ लिख देते हैं 63, फिर 44, 6 3 9 और कितना हो जाएगा? 46 9 55, 55। आप चाहो तो अलग अलग करके जोड़ सकते हो। ठीक, चलो जोड़ते हैं। 5 4 9 3 12 हासिल 1, 10 5 15 1 16, 162 आ रहा है। और बटे में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, इसलिए यहां पर 7। माध्य का उत्तर दिया गया है, कितना है? 39। देखो, ये माध्य का आंसर दिया गया है 39, इसलिए हम यहां पर 39 पटक दिए, बराबर 3x प्लस में 162 और बटे में 7। हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहां से x का मान निकालना है। जब x का मान आ जाएगा
तब यहां पर पटकेंगे, यहां पर पटकेंगे, यहां पर पटकेंगे, ताकि वो उसकी एक्चुअल में वैल्यू पता चले कि वो नंबर कितना लिखा हुआ है। जब सारे नंबर्स हमें पता चल जाएंगे तब हम उसको या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो बीच में बैठा रहेगा वही हमारे माध्यक का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको यहां भेज देंगे, तो 39 गुणे में 7 बराबर में 3x प्लस में 162, 7 9 63 हासिल 6, 7 3 21 6 27 273। ये इधर आ रहा है माइनस 162 बराबर में 3x। यहां से 13, 3 में से 2 गए 1, 7 में से यहां से 1 आ गया और यहां से 111 हो गया बराबर में 3x। तो 111 बटे में 3, इसका मतलब ये x का मान है। 3 त्रिका 9 और 2 3 सते 21, x का मान आ गया है 37। ठीक है, अब चलो जहां x की जरूरत है वहां रखते हैं ताकि नंबर हमें दिखाई दे। जैसे ये 29 में, इसमें जरूरत नहीं थी तो हमने 29 को 29 लिख दिया। ये 37 है, देखो x का मान 37 आ रहा है, 37 धन 1, इसका मतलब हो गया 38। अगले वाले में 33, उसमें x की जरूरत नहीं है। 44 में जरूरत नहीं है। 37 3 कितना हो गया 40। यहां 37 और 6 43 और लास्ट में कितना है 46। अब ये अरेंज नहीं है, यानी ना तो असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में, एक में लिखना पड़ेगा, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो आप लिखते हैं असेंडिंग में हम लिख दे रहे हैं। चलो 29 हो गया, उसके बाद किसका नंबर लगेगा 33 का, फिर 33 के बाद किसका नंबर लगेगा भैया 38 का, 38 के बाद 40 का नंबर लगेगा, 40 के बाद 43 46 नहीं 43 44 और 46, ये हो गया। तो माध्यक, माध्यक का मतलब होता है बीच वाला नंबर। अगर बीच में एक संख्या है तो वही आंसर, बीच में दो लोग हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तब उत्तर बताएंगे। तो माध्यक देखो 3 लोग इधर गए 3 लोग इधर गए, बीच में आशा रानी, यानी उत्तर हो गया 40। ठीक, शोले की पिक्चर वाले आशा रानी साहब का आंसर है 40। कौन सा है ऑप्शन बी। ये देखो बी नीचे है सी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो दिखाई दे रहा है ना 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसका मान किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, हम फिर से नोट करते हैं। क्वेश्चन ये है -3/4, इसकी घात है 3 और पूरे की घात है 4। जब भी कभी घात की घात हो, घात की घात हो तो हमेशा गुणा करते हैं। इसका मतलब -3/4 और इसकी घातों को आपस में गुणा कर देंगे तो -3/4, इसकी पूरी घात आ गई 12। देखो -3/4 ये नहीं लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस, देखो माइनस जो है ना इसकी घात 12 है। अगर माइनस की घात सम बार है, सम बार है तो हमेशा उत्तर प्लस आएगा, और अगर माइनस की घात विषम बार है, विषम बार, तो हमेशा उत्तर माइनस आता है। सही है, माइनस को 2 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 बार करोगे तब भी प्लस, 6 8 10 12 14 चाहे जितनी बार करो, अगर सम बार कर रहे हो तो प्लस आएगा, विषम बार कर रहे हो जैसे 1 बार करो 3 बार करो 5 बार 7 बार तो माइनस आएगा। यहाँ माइनस कितनी बार है 12 बार है, इसका मतलब माइनस नहीं आएगा उत्तर में, तो हमारे पास सिर्फ आएगा 3/4 और इसकी घात में 12। अब देख लो 3/4 और 12 कहाँ है भैया, यहां पर ये 12 होना चाहिए था, 7 नहीं होना चाहिए था, ये गलती हो गई है, ये नहीं सही है, यहाँ पे होना चाहिए था 12, यहाँ पे होना चाहिए था 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, अभी हम सही कर लेंगे उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि एक्स वाई और जेड 3 प्राकृत संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, ये बराबर इतना है और ये बराबर इतना है, तब वाई जेड माइनस एक्स का मान। देखो हमसे पूछा गया वाई जेड माइनस एक्स का मान बताओ, लेकिन जब तक वाई जेड एक्स तीनों का मान नहीं पता होगा तब तक इसमें कैसे रख पाएंगे। तो इन सबको सॉल्व करके हमें वाई जेड एक्स का मान निकालना है, यहां पटकना है, आंसर देखना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से धैर्य बना करके देखिए। पहला वाला हम नोट कर रहे हैं, पहला वाला लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेन मोटी हो जाए भैया, सॉरी पतली हो जाए, थोड़ा सा बस बस बस। चलो देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में है 2xy
और प्लस में है वाई स्क्वायर, बराबर में लिखा हुआ है 100। यहां तक सही है। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला है ना। अगर x के प्लेस पर a होता, y के प्लेस पर b होता, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये प्लस 2ab, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर जी क्या जरूरत है 3 बार लिखने, है ना। इसको साथ में मिला लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दो, तब भी बात वही है, और बराबर में है 100। इस स्क्वायर को हम हटा रहे हैं, उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर में इसका रूट लग गया। और आपको पता है कि x प्लस वाई इसका मान कितना आने वाला है, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10। ये हमारा पहला इक्वेशन सही है। इक्वेशन से घबराइए नहीं, वो तो बहुत आसान होता है भैया, इक्वेशन हमारी सहायता करने के लिए आता है। देखो हमने इसको पहला इक्वेशन मान लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर बराबर 256, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में 256, अरे 256 सही भैया। देखो ये भी वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसका मतलब इसको भी 3 बार ना लिख करके एक बार लिख दो y प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर, और बराबर में लिख दो 256। यहां स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट बनाओ, यानी y प्लस जेड बराबर में हो गया 256 का स्क्वायर रूट, यानी y प्लस जेड ये भैया किसका है, 14 का नहीं भैया 16 का है। 14 का 196 होता है, 15 का 225 और 16 का 256। तो इसका मतलब तुम कहां आ गए भैया, तुम कहां पढ़ोगे, ये आ गया। और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। पहले आया था पहला इक्वेशन, दूसरी बार में आया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा इनकी भी सहायता लेते हैं, देखते हैं ये चचा जान ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले यहां पर एक लाइन ड्रा करते हैं भैया, लाइन ड्रा कर दें यहां से। लो चलो आगे देखो भैया, देखो आगे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम नोट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy होगा प्लस 2yz होगा प्लस 2zx होगा, यही चीजें होंगी, दिखाई दे रहा है। और बराबर में 400, 401 नहीं भैया 400 है, सही है, यहां तक सही है। ये किसका फार्मूला है, ये एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला लिख दें। अच्छा चलो बोल दे रहे हैं, चलो यहाँ साइड में लिख देते हैं भैया, आप लोगों के लिए लिख ही दे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में पहला दूसरा प्लस 2 गुणे में दूसरा तीसरा प्लस 2 गुणे में तीसरा पहला, ठीक है। चीज देखो वही लिखी हुई है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में पहला दूसरा प्लस 2 गुणे में दूसरा तीसरा प्लस 2 गुणे में तीसरा पहला, सही है। तो हम इसको इकट्ठा करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर में इसका मान है 400। ये इधर से उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट 400 रहेगा अंदर, तो 400 में 20 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में आ गया 20। अब ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड। इसके बाद कुछ है नहीं, अब पहले दूसरे तीसरे से आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। आराम से देखो, इसके पास तीनों है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो हम ऐसा करते हैं ना, इस मेन वाले में से इसको निकाल देते हैं, इसको घटा देते हैं। देखो हम इसी के नीचे लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर में है 10, ये पहला इक्वेशन है, पहला वाला। इसको घटा रहे हैं भैया, घटा रहे हैं, इसका मतलब साइन चेंज करेंगे, ये जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, तो ये दोनों शहीद हो गया। हमारे पास इधर बचा है z
और इधर 20 में से 10 घट गया तो उत्तर आ गया 10। z का मान आ गया 10, सही है। ऐसे आप इस z का मान उठाओ, चाहे यहां पटक दो तो y का मान आ जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि तीसरे वाले में से इसको घटा दो तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, चाहे जो करो। चलो हम इस z का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है कितना, y प्लस z बराबर में 16। z का मान 10 है तो y प्लस 10 बराबर में 16, तो y बराबर 16 माइनस 10, इसका मतलब y का मान आ गया 6। बिहार वाले छो बोलेंगे, है ना भैया। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर जी z का मान आ गया, y का मान आ गया, x और भाग रहा है। तो ये जो y का मान 6 आया है ना, लाओ यहां पे पटक देते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर में 10, y का मान आ गया 6 तो यहां पटक दिए बराबर में 10, तो x बराबर 10 माइनस 6 तो x बराबर 4। x का मान, y का मान, z का मान, तीनों मान आपको पता चल गया है। अब किसका मान चाहिए उसमें पटक दो, आंसर ले लो। हमें चाहिए y z माइनस x का मान, तो y का मान आ रहा है 6 गुणे में z का मान आ रहा है 10 माइनस x का मान है 4। ये पहले इन दोनों को गुणा करो तो 60 माइनस 4, इसका मतलब आ गया 56। मोदी जी आ गए भैया 56। कहां है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, टफ नहीं कह सकते हैं लेकिन कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेशन ज्यादा था। ठीक है, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं धीरे धीरे। अब हम पेन सही कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कुछ लोगों को समझने में। चलो कह रहा है कि 6 अंकों वाली संख्या, संख्या हमारे पास ये है 11 से विभाज्य है, तब इतने का मान बताओ। 11 से संख्या कट रही है, संख्या है 7 5। अभी भी पतली चल रही हो, कहे भैया, अच्छा बढ़ाना था उसका, बढ़ा दिए दूसरे वाले का, वाह भैया वाह। चलो 7 5 y 0 7 7, फिर नहीं बढ़ा क्या, अरे भैया काहे मजाक कर रहे हो, बढ़ जाओ। चलो देखो ये है, ये कह रहा है 11 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका 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 जो जोड़ आएगा और इसका 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 जो जोड़ आएगा, उन दोनों का अंतर 11 से कट रहा होगा। तो हम जोड़ते हैं आराम से, देखो ये 7 है, ये y है, ये 7 है, इसका मतलब 14 आ गया और y आ गया। इसका अंतर निकालना है किसके साथ, 5 0 7 यानी 12, और जो उत्तर आएगा या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए। कोई भी ऐसा आए जो 11 से कट जाए तभी सही है, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। क्या तकलीफ है इस सज्जन को, क्या तकलीफ है भाई, बढ़ क्यों नहीं रहे हो, मजा ले रहे हो, कहां से ओके होता है समझ में नहीं आता। ओहो, हर बार देखो भाग आता है गधा हुआ। इतना कर दिए, अब चलो हो जाओ भैया, काहे मजा ले रहे हो। हाँ अब सही हुआ है, अरे भगवान इतना कॉम्प्लिकेटेड है। चलो भैया 0 11 22 33 44 कोई भी अंक आना चाहिए, कोई भी संख्या आनी चाहिए। अब देखो जब हम अंतर निकालेंगे तो 14 में से 12 गया 2 और प्लस में y एक अंक है, 2 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि आने वाला 0 हो जाए, कभी नहीं होगा। आने वाला 11 हो जाए, हाँ सर जी हो सकता है, अगर y के प्लेस पर 9 पटक दिया जाए तो, अगर y के प्लेस पर 9 रख दिया जाए तो ये संख्या 11 हो सकती है। इसका मतलब y का मान आ गया 9, और जब y का मान 9 आ गया तो किसका मान आपको निकालना है, 2 गुणे में 9 प्लस में 3, इसका मतलब 18 और 3 कितना हो गया 21। पहले गुणा करते हैं भैया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान नन्हा मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, ए भैया अब सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे इतने का मान बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 लिखा है, उससे पहले ब्रैकेट लगा है, लगा दिए
1 लिखा हुआ है, नोट कर दिए। भाग लगा हुआ है, भाग नोट कर दिए। 2 तिहाई 6 2 8/3 लिखा हुआ है, इसको भी गोद दिए। बीच में प्लस है, उसको भी ठोक दिए 1। उसके बाद डिवाइड बाई 3 5 15 1 16 16/5 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट है 1 डिवाइड बाई, यहां कुछ नहीं करना, वैसे ही पटक दो। अब इस डिवाइड को हटाओ, जहां पर भाग है वहां बना दो गुणा, और भाग के बाद वाला नंबर पलट जाता है तो 3/8 हो गया। बीच में प्लस है, गोद दिया। 1 गुणा हो गया 5/16, और फिर यहां से प्लस 1 फिर गुणा हो गया तो 9/2। जो कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे 3 एकम 3 बटे में 8, बीच में प्लस है, ठोक दिया। 5 एकम 5 बटे में 16, यहाँ 9 एकम 9 बटे में 2। सर जी दोनों का एलसीएम लेते हैं, 8 16 2, तीनों का एलसीएम लेते हैं साथ में। चलो 8 16 2 का एलसीएम 16 आएगा। नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में गुणा करते हैं। 8 का पहाड़ा 16 में 2 बार गया, 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बार, और यहाँ 72। 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार गया, 8 9 72। अब सर जी ये कितना हो गया, 72 5 77 6 83 बटे में 16। कौन सा सही, 83/16। अच्छा ठीक है, दशमलव में है। 16 5 80, 5 बार पहाड़ा गया। 3 अभी बचा हुआ है, 3 बन गया 30। 16 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार नहीं, 1 बार जाएगा तो 5। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस दोनों में है। अब देखो ये था 30, 16 एकम 16 14 हासिल बचा है, 140 हो गया। 16 8 128 होता है, 16 9 144 होता है, 140 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब 8 बार लेके जाएं तो 5.18 ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद करना ही नहीं है कुछ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा जरूर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या फरमा रहा है कि संख्या 450 है, 825 है, 675 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताओ। जल्दी से बताओ, पहले एलसीएम निकाल लो, फिर एचसीएफ निकाल लो, उसके बाद दोनों का अंतर बता दो कितना आएगा। तो 450 इसका गुणनखंड करेंगे अभी। सर जी 0 है तो इसमें 2 और 5 आएगा, और 45 है तो 5 9 45। अच्छा 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5, ये आएगा आंसर। ठीक, 825 का कितना आएगा करना पड़ेगा। चलो 825 का ही कर देते हैं भैया, 825। 5 का पहाड़ा 1 बार गया, 3 हासिल, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अच्छा 3 से 11, ठीक है। 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 11, 675 है। 675 का भी कर देते हैं, जिससे कटे उससे काट दिया करिए, सोचा ना करिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है ना, काटिए, कौन सी दिक्कत है। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। चलो 5 दूनी 10, 5 सते 35। 3 से अब काट दो, कोई जरूरी नहीं है कि पहले 3 से ही काटो बाद में 5 से, ऐसा कुछ नहीं है, गुणनखंड आना चाहिए बस। चलो भैया ये हो गया इसका गुणनखंड। अगर हमें लासा निकालना है तो सबको साथ में रखेंगे, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। देखो यहां पर 2 कहीं नहीं है, 1 बार है तो हमने गोद दिया। अब देखते हैं 3, 2 बार इसके है, 1 बार इसके है, 3 बार इसके, तो सबसे ज्यादा 3 बार है तो इसलिए 3 बार लिखेंगे। बाकी आपको एलसीएम चाहे जैसे आता है सबको साथ में करो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ऐसे ही आएगा तब भी। 5 का देखते हैं, 2 बार 2 बार 2 बार, इसका मतलब 2 ही बार लिखा जाएगा। और कुछ है, 11 देखो 11, इसलिए 11 भी लिखा जाएगा, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। मासा देखते हैं, मासा, मासा जो सब में होता है कॉमन वही लिखा जाता है। 2 सब में नहीं है, हटाओ। 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, लेकिन जो कॉमन है वो देखो 1 बार है, 1 बार 1 बार, तो हम उसको लिखेंगे। 5 देखो 5 2 बार 2 बार 2 बार, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। तो ये हो गया। अगर हम इसको गुणा करें तो बड़ा सा नंबर आएगा, इसको गुणा करते हैं, 5 से 15 पचे 75। चलो सर जी इसको भी गुणा करो, देखो ये और ये दोनों मिलकर के 0 बना दिए,
ठीक है, अब सर जी कितना आया, अब आ रहा है 5 तिहाई 15, 11 9 99, 99 और 15 का गुणा करना है। तो अगर 100 होता तो 1500 हो जाता, और 15 कम कर देते हैं और क्या 15 कम कर देंगे 1500 में, यानी 1485। 15 कम करेंगे, हाँ सही है 1485। ये आ गया हमारे लासा का उत्तर और ये आ गया मासा का उत्तर। तो दोनों का अंतर पूछा है तो घटा लो भैया अंतर। 14,850 में से 75 निकालना है। ओहो, ये भी घटाना भी बहुत मुश्किल वाला काम है, कुछ लोगों से ये भी गलत हो जाएगा। 14,850 में से 75 घटाना है भैया, तो यहाँ से 5, ये 14 में से 7 गए 7, 75 जिसमें आ रहा है वो सही है। अच्छा 2 में आ रहा है, यहाँ 7 आएगा तो 775, यानी बस 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 रुक जाओ, 14,775 यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर जो आ रहा है वो 14,775 आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर लासा भी निकालना था, मासा भी निकालना था, अंतर भी निकालना था। हो सकता है ये दोनों सही हो, अंतर में निकालने में दिक्कत होगी, तब भी टाटा बाय बाय हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि x बराबर है 4/7 और y बराबर है -11/15, तो कह रहा है कि x प्लस वाई का व्युत्क्रम, यानी दोनों को जोड़ो, उसके बाद जितना उत्तर आए उसको पलट दो, यानी सर जो है वो नीचे रखो और पैर को ऊपर कर दो। तो हम दोनों को पहले जोड़ते हैं, x प्लस वाई, x का मान है 4/7, ये वाला प्लस हम यहां लगा रहे हैं, देखो लग गया। अब y का मान है -11/15, इसलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस था। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4/7 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -11/15। सर जी 2 लोग हैं इसलिए डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों का गुणा करके नीचे पटक दीजिए 105, इसका इसमें 15 चौका 60, बीच वाला साइन ठोक दो, 7 का 11 में 77। अब 77 में से 60 निकाल दो तो उत्तर आ गया माइनस का 17/105। लेकिन कह रहा है इसका व्युत्क्रम बताओ, इसका उल्टा बताओ। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा और ये 17 नीचे। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी माइनस तो ऊपर था नीचे लगाइए, माइनस 3 तरीके से लगता है भैया, बार बार आपको बताए हैं, चाहे -2/3 लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों की वैल्यू सेम है। नीचे लगाओ तब भी सही है, ऊपर लगाओ तब भी सही है, दोनों के सामने लगाओ तब भी सही है। ठीक है, इसलिए -105/17 कौन सा सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। थोड़ा सा आराम से करेंगे, नहीं तो ये करने के बाद वही गलत कर देंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित हैं। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पर हैं, दोनों एक ही आधार पर हैं। मान लो कि हमारा आधार जो है, बना दे पहले फिगर, बन जाए भैया फिगर, कौन सा लें, चलो ये समांतर चतुर्भुज इधर का ले लें। ए भैया पहले तू जाओ, चलो देखो ये है, ये समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज बनाना है। मान लो कि त्रिभुज, चलो ये वाला लेते हैं, ये तो छोटा बड़ा हो जाएगा तब तो। ए भैया थोड़ा सा, नहीं रहने दो, इससे ना बनाए, इससे अच्छा है पैर से बना दे, मतलब हाथ से। ठीक है, देखो ये है 50 सेंटीमीटर, इसी पर एक समांतर चतुर्भुज है, इसी पर एक त्रिभुज है। चलो मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो है वो कुछ ऐसा है और त्रिभुज मान लेते हैं कुछ ऐसा है। ये त्रिभुज है और इसका नेम भी लिख देते हैं ए बी सी डी और ई। हमारा जो त्रिभुज है वो ए बी ई है और जो समांतर चतुर्भुज है वो ए बी सी डी है। ठीक, और दोनों का आधार जो है, नीचे वाली जो भुजा है वो 50 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल में बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है।
यदि इस त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाइयां 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। देखो जो त्रिभुज है इसमें एक भुजा तो पता है, लेकिन तो बाकी दो भुजाओं की लंबाइयां कह रहा है ले लो। एक की 14 है, एक की कितनी है सर जी 48 है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आधार 50 सेंटीमीटर के समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बताओ। ये जो समांतर चतुर्भुज है कितना ऊंचा है, मतलब ये चीज आपसे पूछी गई है। ये चीज आराम से सुनो। सबसे पहले इसने कहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम एक तरफ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और एक तरफ उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, निकालें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी? एक ऐसा त्रिभुज अगर जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हों, तो हमेशा लगता है हीरोन्स फार्मूला, जो कि क्लास 9th में 8th में नहीं है, पता नहीं किससे पूछ लिया गया है, लेकिन फिर भी बताना हमारा कर्तव्य है तो हम बता दे रहे हैं। देखो, जब भी किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हो तो हमेशा लगता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। सर जी कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। इनका क्षेत्रफल बराबर होता है रूट के अंदर एस, छोटका वाला एस है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर जी एस क्या है? एस, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? आराम से सुन लो। ये जो छोटका वाला एस है ना, वो अर्ध परिमाप है, वो है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। और जो ए बी सी है ना, वो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। सर जी क्या हम चाहे जिसको ए ले सकते हैं, चाहे जिसको बी, चाहे जिसको सी? हाँ, आप फ्री हो। ए बी सी तीन भुजा होती है, चाहे इसको ए ले लो, चाहे इसको ए ले लो, चाहे इसको, बाकी दोनों बी सी हो जाएगी। एक एक भुजा सबको मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, एस का मान निकालना पड़ेगा। तो चलो हम एस का मान निकालते हैं। एस, एस बराबर परिमाप का आधा, सबको जोड़ो, 2 से भाग दो। 48 और 50 98, 98 में 14 जोड़ेंगे तो 112। 48 50 14 जोड़ करके 2 से भाग देना, अर्ध परिमाप है ना, तो ऊपर हो गया 112 और नीचे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 56। कितना हो गया भैया? 56। एस का मान 56 आ गया। अब क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है, ये क्या लिख दिए, ओहो, क्षेत्रफल बराबर में, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एस है तो हम लिखते हैं यहां 56, फिर ब्रैकेट में 56 में से एक भुजा घटाओ, तो 56 में से किसी एक को हम घटाते हैं, चलो 48 घटा दिए। 56 में से दूसरा घटाओ, चलो 50 घटा दिए। 56 में से तीसरा भी घटा दो, तो हमने तीसरा कितना है 14, ये भी घटा दिया। ये रूट के अंदर काम हो रहा है। बराबर में पहले है 56, गोद दो, बीच में गुणा। 56 में से 48 निकल गया तो 8, 56 में से 50 निकल गया तो 6, और 56 में से 14 निकल गया तो 38। सही है? नहीं भैया 42। ठीक, तो चलो 42 लिख देते हैं। अब यहां से हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि लाओ सबको गुणा कर लें, फिर उसके बाद देखें उसका स्क्वायर रूट निकाल दें। और दूसरा तरीका है सर जी पेयर बना लो, पेयर। पेयर देखो कैसे बनेगा, ऐसा ही, ये 56 है ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 गुणे में 8, 8 को 8 रहने दो, 6 को 6 रहने दो, 42 को 6 गुणे में 7 लिख दो, कोई दिक्कत? टुकड़ा बन गया। अब देखो 7 देखो यहां से बाहर, 8 देखो यहां से बाहर, 6 यहां से बाहर, इसका मतलब 6 बाहर है, 7 बाहर है, 8 बाहर है, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया। सही है? समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 गुणे में 7 गुणे में 8 यहां लिख दिए, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे में ऊंचाई। आधार
50 है तो हमने 50 लिख दिया। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है तो हमने h लिख दिया। अब सर जी इसी h का मान आपको निकालना है। 50 को नीचे भेज दो तो 6 गुणे में 7 गुणे में 8 बराबर बटे में 50 और बराबर में h, यही h का मान है। काट दो भैया, 2 से कट रहा है, 2 से, अच्छा नीचे कहीं 25 है, अच्छा है तो यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 25 आ रहा है, और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो भैया जी देखो 6 गुणे में 7 गुणे में 4 बटे में 25, यही h का मान है। 6 गुणे में 7 गुणे में 4 बटे में 25। चलो बहुत अच्छी बात है। 6 सते 42, 42 चौका कितना होता है 168, 168 और बटे में 25, यानी आपका फाइनल आंसर है 168 बटे 25। कहाँ है भैया, ये देखो 5 है, इसको ना लगाइएगा, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, तो यहां से नई चीज सीखने को मिली है, हीरोन्स फार्मूला एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसके हल से संतुष्ट होता है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 2x माइनस में 7 और बटे में 2 बराबर में है माइनस में 4.5। पहले हम इसको इसमें गुणा करेंगे तो 2x माइनस 7 बराबर में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 4.5 का 2 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहां से 2x माइनस 9 इधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, और 2x बराबर में माइनस 2। सही है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी उत्तर आ गया x बराबर -1। अब एक तरीका यह है कि इस x के मान को उठाओ, यहां पटको, जिधर बराबर आ जाए वही सही है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। एक तरीका यह है कि सबको सॉल्व कर लो, जिसमें x का मान -1 आ गया वो सही माना जाएगा। ठीक है, चाहे जो करो सब सही है। वैसे हमें सबसे आसान दिख रहा है कि x का मान -1, लाओ पटक के देख लेते हैं। ये 4 गुणे में -1, तो इसका मान इतना नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। लाओ यहाँ -1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 गुणे में -1 और प्लस में 3, यहां से -2 प्लस का 3, उत्तर आ रहा है 1, जो कि -1 बोला है गलत। यहां रख के देखते हैं, 3 गुणे में -1 प्लस में 2, तो -3 प्लस का 2, उत्तर आ रहा है -1, ये सही है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सर जी हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -1 है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। लाओ -1 है, ये उधर गया तो माइनस का 2 हुआ, 3x बराबर में -3, 3 से 3 शहीद हो गया, इसका मतलब x बराबर -1, इधर भी आ गया, इधर भी दोनों बराबर, इसका मतलब सी वाला सही है। दोनों तरीका आप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ले जाके उसमें पटक करके, या दूसरा तरीका उसको सॉल्व करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसको सॉल्व करो तो बराबर कितना होगा। देखो हमारा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा बड़ा है और आंसर छोटा है, इसका मतलब अपने क्वेश्चन में कुछ काटना पीटना है, तो काटते पीटते हैं। देखो ऊपर क्या कॉमन है, कुछ 4 है, 24 है, 64 है, इसका मतलब 4 कॉमन है। x एक बार है वो भी कॉमन, y 3 बार, 2 बार, 1 बार, तो कॉमन एक ही बार रहेगा। यहां पर 4 बाहर, x बाहर, y एक बार बाहर, 2 बार अभी बैठा हुआ है, प्लस 4 का पहाड़ा 24 में 6 बार, x बाहर, y एक बार बाहर, 1 बार बचा, माइनस 4 का पहाड़ा 64 में 16 बार जाएगा, x बाहर, y बाहर, सब कुछ बाहर। नीचे 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहां से y बचा और प्लस में 2 का पहाड़ा 8 बार 16 हो गया। सही है, बाहर का बाहर से आप काट सकते हो, ये देखो 1 बार, ये देखो 2 बार, इसका मतलब ऊपर बचा है 2x और 2y और y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 16 और बटे में है y प्लस 8। क्या सर जी ये आंसर हो सकता है? नहीं है, और सॉल्व करिए। अब ये y से y कटेगा नहीं, इसका मतलब नीचे वाला इस वाले से कटेगा, तो इसका गुणनखंड करना है। आराम से हम यहां कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 16y, 6y है, 16 कहां है, 6y और माइनस 16। अब देखो 16 एकम 16, 16 को 6 बनाना है तो 8 - 2 से सॉल्व कर देते हैं, 8 - 2 से,
तो यहां से 8y माइनस का 2y और माइनस 16, यहां से अलग कॉमन, यहां से अलग कॉमन, तो यहां से y कॉमन, यहां बचेगा y प्लस 8 और यहां से -2 कॉमन, तो y प्लस 8। जो दोनों में आता है उसको एक ब्रैकेट में पटकते हैं, तो y प्लस 8 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे में y माइनस 2। सही है, इसका मतलब ये चीज ऊपर लाके पटक देते हैं, तो हमारे पास 2y है, y प्लस 8 है और y माइनस 2 है, अपॉन में y प्लस 8 है। ये पूरा का पूरा शहीद हो गया। अब हमारे पास 2y y माइनस 2 बचा है। कहां है 2y y माइनस 2? ऑप्शन बी वाला एकदम करवाएक्ट है, करेक्ट है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि व्यंजकों ये है और इतने के योग में, अच्छा, एक्स वाई और एक्स वाई के गुणांक क्रमशः पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर का मान निकालो। सबसे पहले इनका योग करते हैं। योग देखो, 5x है, माइनस में 7y है, प्लस में 2 है। यहां पर इसको लिखना है, आराम से नोट करिए, जो जिसके नीचे मैच कर रहा है उसी के नीचे पटकिए। जैसे प्लस का 3y है तो हम यहां पटकेंगे, प्लस का 3y, माइनस का 4x है तो यहां पटक दिए, प्लस का 2xy, अच्छा ये 2xy होगा भैया कि नहीं? नहीं, 2xy नहीं है, चलो क्योंकि वहां भी खाली है। चलो यहाँ 2xy नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पटक सकते हो, और अगर नहीं पटकना है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर नहीं पटकना है तो अलग से लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो यहाँ 2x प्लस का है, -3 है, तो चलो यहां लिखते हैं xy के नीचे, और -5 इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक, चलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक लाइन में लिख करके भी कर सकते हैं, x वाला ढूंढो, y वाला ढूंढो, z वाला ढूंढो, x y वाला ढूंढो, ऐसे कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, ये और ये दोनों मिल गए, 7 हो गए, 7 में से 4 निकाल दो तो 3x। y वाला देखते हैं तो माइनस का 4y, नंबर देखते हैं नंबर, तो माइनस का 3, इसका देखते हैं तो माइनस का xy। ये कह रहा है कि x y और xy के गुणांक p q r है। x का गुणांक p है, इसको बोला गया है p, इसका मतलब p बराबर 3 आया। y का गुणांक है q, इसका मतलब ये है q, तो q का मान आया है माइनस का 4, माइनस साथ में रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। xy का गुणांक है r, इसका गुणांक है r, तो r का मान आया है कुछ नहीं, -1 लिखते हैं। ठीक है, तो p q r का मान आ गया है। हमसे पूछा गया है ये बताइए p प्लस q माइनस r का मान कितना होगा, तो हम p का मान यहाँ 3 पटक देंगे, बीच में प्लस है, Q का मान जो है वो -4 है, इसलिए ब्रैकेट में -4 लिखेंगे। ये माइनस पहले से है, और का मान जो है -1 है, इसलिए फिर से ब्रैकेट लगा के -1। अब पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, माइनस और इसका गुणा तो प्लस हो गया, ये 3 और 1 4 हो गया, तो 4 में से 4 निकल गया, सन्नाटा हो गया, यानी आंसर हो गया 0। सही है। आप ऐसे ना करिएगा, लाओ 4 में 1 जोड़ दें 5 हो जाएगा, अरे भैया चाइना वाले आपको उठा ले जाएंगे, ये -4 है वो +1 है, कैसे जुड़ेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये तरीका है। चलो क्वेश्चन है 13 कह रहा है किसी बहुफलक के शीर्ष, बहुफलक जब भी आए तो इसका मतलब यूलर्स चचा को बुला लीजिए। यूलर्स चचा ने कहा था कि फेस प्लस वर्टिक्स बराबर में एच प्लस में 2, ये फार्मूला तो एकदम लिख करके गले में लटका लो, 1 नंबर दे के जाएगा कंपलसरी। ठीक, तो चलो भैया, फलकों और किनारों की संख्याएं, पहले शीर्ष है, फिर फलक है, फिर किनारे हैं, तो शीर्ष का मान 10 है, शीर्ष मतलब होता है वर्टिक्स, फलक मतलब होता है फेस, और किनारे मतलब होता है एज। इसका मान 10 है, उसका सॉरी हाँ सही है, शीर्षों की संख्या 10 है और फलकों की संख्या x है और इसका मान 15 है, तो हम इसमें सब पटक देते हैं। हमारा फार्मूला है f प्लस वी, जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतना अच्छा याद होगा। देखो f का मान कितना है x, यहाँ पटक दिए, v का मान कितना है 10, यहाँ पटक दिए, e का मान कितना है 15, यहाँ पटक दिए, और ये 2 ऑलरेडी है। सबसे पहले इधर देखो तो x प्लस 10 बराबर में हो गया 17,
और ये 10 उधर लेके जाओ, इसका मतलब हो गया 17 माइनस 10, तो उत्तर हो गया 7। कितना है भैया? उत्तर है आपका 7। 7 बहुत आपका साथ देगा, लेकिन तब देगा जब ये फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, यूलर चचा को आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 इज सेइंग दैट अनिश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। एक फैक्ट्री है, 126 दिन में निर्मित करती है 84 मशीन लगा करके। ठीक है, आगे बोला है वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, कुछ वो बनाना चाहते हैं, वही जितना सामान बना रहे हैं पहले 126 दिन में बना रहे हैं, 84 मशीनें काम कर रही हैं। कह रहा है नहीं, 126 में नहीं चाहिए, 108 दिन में काम कराओ, तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सही है, दो तरीके का अनुपात आपको पढ़ाया गया है। एक अनुपात पहला बढ़ाओ दूसरा भी बढ़े, पहला घटाओ दूसरा भी घटे, तो उसको डायरेक्ट अनुपात कहते हैं। ठीक, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, सर जी एक बढ़ाओ दूसरा घटे, पहला वाला घटाओ दूसरा बढ़े, तो उसको इनडायरेक्ट अनुपात कहते हैं। इनडायरेक्ट का सबसे आसान मेथड, पहले वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके बाद वाली दोनों संख्याओं में गुणा कर दो, उत्तर। सही है, पहले वाली दोनों संख्याएं 126 और 84 है, बाद की दोनों संख्याएं, एक संख्या 108 है सर जी, दूसरी तो है ही नहीं है, दूसरी नहीं पता है तो x, बस काम खत्म, निकाल दो x का मान। 126 गुणे में 84 बटे में 108 ले आओ और बराबर में x बैठा दो। कुछ कट रहा है? कट तो जरूर रहा होगा। चलो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सते 28। अभी भी कट रहा है? कट तो जरूर रहा होगा। 3 से, 3 सते 21, 3 नवा 27, 9 एकम 9, 14 नवा 126। सही है, तो x का मान आ गया 14 गुणे में 7, इसका मतलब x का मान 98। तो देखो पहले यहां से समझो, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ है 98 का 98, ये सब नहीं, ध्यान से सुनो। जब 126 दिन में काम हो रहा था तो 84 मशीनें काम कर रही थी, लेकिन उसको काम चाहिए 108 दिन में, 108 दिन में और जल्दी चाहिए, तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पहले 84 मशीनें काम कर रही थी, अब करेंगी 98 मशीनें। 98 मशीनें, वो कह रहा है कि कितनी मशीनें आप ज्यादा या कम लगा रहे हो। पहले देखो 84 मशीनें काम कर रही थी, अब 98 कर रही हैं, इसका मतलब कुछ ज्यादा है। तो बस कितनी ज्यादा है, तो 98 में से 84 घटा के देख लो कितनी ज्यादा है, अपने आप पता चल जाएगा। ये क्या हो गया, अरे भैया चाइना वाले हमें ही उठा ले जाएंगे। पहले 98 में से 84 जब घटाएंगे तो यहां से आ गया 14। कितना आ गया? 14 मशीनें बढ़ानी पड़ी या कम करनी पड़ी? देखो 14 अधिक करनी पड़ी है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद कर लेना है, जब भी कभी भी ऐसा अनुपात पता चले कि एक को घटा रहे हैं दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घटाना पड़ेगा, तो हमेशा पहले की दो संख्या अंतिम की दो संख्या गुणा होती है। सही है, और कभी ऐसा रहे एक को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़े, तो यहां गुणा नहीं भाग होगी। पहली संख्या बढ़े दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बढ़े चौथी संख्या। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या फरमा रहा है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, अच्छी बात है। पी क्यू बराबर पी एस है, आर क्यू बराबर आर एस है। अच्छा, पी क्यू बराबर पी एस है, आर क्यू बराबर आर एस है, इसका मतलब ये काइट की बात कर रहा है। तो हम चलो काइट पहले ही बना देते हैं ताकि आपको समझा सकें। लो भैया, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। देखो PQ बराबर PS, PQ बराबर PS, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। RQ बराबर RS, RQ RS, यानी ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि PR और QS, PR और QS बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अच्छा, यदि PR और QS जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा
ओ होना चाहिए, तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो हम प्रतिच्छेद करवा देते हैं। लो भैया, ये प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है, ये 90 अंश बनेगा। अगर ये काइट है तो 90 अंश बनेगा। कह रहा है कि पी आर और क्यू एस बराबर हैं। बराबर कहां है भैया? पी आर बड़ा है, क्यू एस छोटा है, हटाओ। पी आर और क्यू एस बराबर है, हटाओ। पी आर और क्यू एस परस्पर लंब है, लंब है, लंब है। देखो एक दूसरे के 90 अंश का कोण बनाते हैं, सही है। तथा पी आर का मध्य बिंदु ओ है। पी आर का कहा मध्य बिंदु ओ है भैया? पी आर का मध्य बिंदु ओ है। पी आर का तो मध्य बिंदु यहां कहीं होगा, इसका मतलब पी आर का मध्य बिंदु नहीं है। पी आर और क्यू एस परस्पर लंब है, एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, सही है। तथा क्यू एस का मध्य बिंदु ओ है, क्यू एस का मध्य बिंदु ओ है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन डी वाला सही है। वैसे 3 अगर चले गए, राम नाम सत्य हो गया, तो चौथा ही जिंदा रहेगा भैया, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु, अच्छा पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लो हमारा त्रिभुज है फोकट का, पी क्यू आर इसका नेम है, पी क्यू आर। एक बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है, किसको? क्यू आर को। अच्छा ये जो क्यू आर है, ये बार बार आपको बताते हैं, इसका बहुत मेन रूल है। क्यू आर इसका मतलब क्यू से आर की तरफ जाना है। अगर ये आर क्यू होता तो आर से क्यू की तरफ आता, ठीक। तो क्यू आर एस तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, यहाँ एस तक बढ़ाया। तथा भुजा पी आर पर लंब एक किरण आर टी इस प्रकार खींची जाती है। अच्छा पी आर पर आर टी एक लंब, पी आर इस पर लंब खींचना है, आर टी मतलब आर से होकर जाना चाहिए। ये 90 अंश लंब है ना भैया, पी आर पर ये लंब है और इसका नेम है आर टी। और आगे पी क्यू आर का अनुपात है 3:2:1। P कहां है? ये है Q R, ये P है, ये Q है, ये R है। इन तीनों का अनुपात 3:2:1 है। इसका मतलब पहले वाले को मिलेगा 3x, दूसरे वाले को मिलेगा 2x, उसके बाद मिलेगा 1x। तो कह रहा है TRS का मान बताओ। TRS इसका मान हमसे पूछा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर जी ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, यानी तीनों इसका 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 इन तीनों का योगफल जो होगा वो 180। 180 में से 90 ये लेके बैठ चुका है। अब दो कोणों का योगफल 90 आना चाहिए, ये दोनों 90 अरे सॉरी 90 आना चाहिए। अरे भैया 90 ये लेके बैठ गया, आपके पास 180 रुपया था, 90 रुपया लेके भाग गया, तो दोनों का योगफल 90। अगर ये निकल गया तो 90 में से घटा देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप वैसे करिएगा, तीनों का योगफल 180 से। चलो हम निकालते हैं। सबसे पहले तीनों का योगफल कितना होता है? 180। 3x 2x 1x, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ कितना हो गया? 6x बराबर में 180, तो गधा बराबर 180 बटे में 6, यानी उत्तर आ गया 30 अंश। x का मान, क्या सर जी इसका मान निकाले? अरे नहीं भैया, क्या जरूरत है फोकट काम करने की। एक x का मान बताओ, यानी इसका मान आ गया 30। तो सर जी जब इसका 30 है तो इसको मिलेगा 60। अब देख लो 90 ये लेके भागा था, 60 इसको मिला, 30 इसको मिला, 90 ये भी हो गया 180। इसका मतलब इसका उत्तर आ गया 60। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो यहां रखिए 30, यहां रखिए 90, यहां रखिए x, तीनों को जोड़िए 180 करिए, उसके बाद देखिए तब भी 180 में से 120 निकल जाएगा, 60 ही आएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से, अच्छा दो समांतर रेखा है, मान लो ये समांतर रेखा है, किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही, चाहे इधर चाहे इधर के दो अंतःकोण। चलो भैया अंतःकोण ये है, दोनों एक ही तरफ है, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, ठीक। दोनों का मान उतना ही है। अनुपात 2:7 है। चलो मान ले अगर ये 2 है तो ये 7 रहेगा, इसके साथ में x, इसके साथ में x। आप इधर लेना है तो ये 2 ये 7, 2x 7x, सही है। और
इनमें से बड़ा कोण y है। अच्छा कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम इसका मान तो निकालें, तब तो पता चलेगा y कितना है। सर जी इन दोनों का योगफल 180 होता है, इन दोनों का योगफल 180 होता है। तो 2x प्लस 7x, ये सब पूरी थ्योरी में आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। 180 होता है। तो चलो भैया 2 गधा 7 गधा कुल मिला के 9 गधा बराबर हो गए 180 अंश। तो एक गधा बराबर कितना होगा 180 बटे 9, यानी 20 अंश। x का मान कितना आ गया 20 अंश आ गया x का मान। लेकिन सर जी वो कह रहा है कि अगर x का मान इतना है तो आप इसका मान तो बताओ। 7 गुणे में 20, x का मान 20 है, 7 गुणे में 20 यानी 140, 2 गुणे में 20 यानी 40। इनमें से बड़ा कोण y है, ये y है, y का मान है 140। सही भैया, बड़ा कोण यही तो है, तो 140। तो कह रहा है इसका मान बताओ तब जाने। तो देखो भैया 3y माइनस 40, y का मान हमें पता चल गया है 140 है, माइनस में 40। ऐसा ना करिएगा कि लाओ पहले घटा दें, पहले घटाना नहीं, पहले गुणा करना है। तो ये हो गया 420 माइनस में 40 तो हो गया 380। 420 में से 40 निकालेंगे 380, कौन सा सही है, ऑप्शन डी वाला सही है भैया। बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी घनाभाकार बंद डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतना 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 है। तीनों क्षेत्रफल अलग हैं। इसका मतलब जैसे मान लो जिस रूम में आप पढ़ रहे हो वो घनाभाकार है, उसमें तीनों का क्षेत्रफल दिया है, तीनों का अलग अलग है। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इसका भी क्षेत्रफल है, तो इन दोनों का नहीं दे सकता, किसी एक का देगा। इसका और उसका बराबर है, इसका मतलब चाहे इसका देगा चाहे उसका देगा। इसका और इसका बराबर है, तो चाहे इसका देगा चाहे इसका देगा, ठीक है। तो देखो भैया तीनों का क्षेत्रफल दिया गया, हम नोट करते हैं। मान लेते हैं एक का है एलबी, तो एलबी का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो दूसरा क्या होगा, लंबाई गुणे अगर चौड़ाई था तो दूसरा हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी BH कितना है 60। इसके अलावा जो बच रहा है वो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी HL ये है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ओहो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है कितना होता है? सर जी नहीं पता है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? इसमें आपसे पूछा जाता था आयतन बताओ। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सर जी होता है 2 गुणे में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकदम आसान, LB का मान पटक दो, BH का मान पटक दो, HL का मान पटक दो, 2 से गुणा कर दो, उत्तर आ गया, ठीक है। तो चलो 2 LB का मान है 120 प्लस BH का मान है 60, फिर उसके बाद 72। किसी को अगर डर लग रही हो सर जी पता नहीं BH का मान था कि HL का मान 72 था, कैसे आपने जाना? अरे भैया चाहे जिसका रहे, तीनों जोड़े जा रहे हैं ना, तो चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात वही है। चाहे 60 में 72 जोड़ो चाहे 72 में 60 जोड़ो, उत्तर उतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 गुणे सर जी 180 यानी 18 7 25 252, 2 दूनी 4, जिसके लास्ट में 4 है वो सही है, खत्म। क्या जरूरत है पूरा करने की, इकाई का अंक देखो 2 दूनी 4, 4 लास्ट में पूरा करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। तो ये है। इसमें एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता आयतन बताइए, आयतन, तो आयतन का फार्मूला होता है LBH। सर जी ये बहुत तकलीफ वाला था, तो हम आपको बता देते हैं, आप कर लीजिएगा। देखो इन तीनों का गुणा करना था, इसको 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 तीनों को गुणा करना था। इधर जब गुणा करेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि L 2 बार मिलेगा, H का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, और उधर संख्या नोट कर दीजिए। यहाँ L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर रहेगा, उसमें 2 कॉमन ले लीजिए, यानी पावर कॉमन ले लीजिए। तो LBH ब्रैकेट में लिखिए और एक बार पावर लगा दीजिए, पावर को उधर फेंकिएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, इधर LBH बनेगा, तो उधर को सॉल्व करिए, LBH का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज पहले बना ले, उसके बाद उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। देखते हैं कहाँ है भैया समांतर चतुर्भुज। ये देखो है, चलो ये है समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी इसका नेम है, हमने गलती से लिख दिया ए बी सी डी, आलू बालू कचालू और कुछ और। ठीक, देखो भैया एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलो हम पहले रेखा खींच लें। रेखा को किसने देखा है, ये क्या हो गया, यहां से नहीं यहां से। ठीक है, ये आ गई और ये प्रतिच्छेद करते हैं परस्पर बिंदु ओ पर। ठीक है, ओ पर लिख दिए। यदि ए ओ बी 70 है, ए ओ बी यानी ये जो कोण है वो है 70 अंश। डी ए सी 32, डी ए सी यानी ये वाला है 32। आपको पहले पता है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक, डी बी सी वाई है। अच्छा, डी बी सी ये वाला वाई है, तो कह रहा है इसका मान बता दो। 2i प्लस 15, जब तक y नहीं तब तक इसका मान नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेते हैं, आराम से निकाल लेते हैं भैया। ध्यान से देखिए सर जी, ये वाली जो भुजा है ना इस वाले के समांतर है, तो ये वाला कोण इस वाले के, ये वाला जो कोण है ना इस वाले के अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। सही है, जितना ये है उतना ये भी रहेगा 32। समझ में आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी नहीं समझ में आया, भाड़ में जाओ। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हटाओ भैया। ये y है, क्या ये y हो सकता है? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, लिख सकते हैं y। हाँ सर जी ये वाला समझ में आया। अरे भैया बात वही थी, बात वही थी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी सीधी रेखा है, ये पूरी सीधी रेखा है, ये पूरी सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ये चचा जान 70 लेके चले गए, ये चचा जान 70 लेके चले गए, तो इसको मिलेगा 110। काम खत्म। हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा त्रिभुज बनने लगा है जिसका नाम है डी ओ ए, जिसमें एक है 32, जिसमें एक है 110 और जिसमें एक है y। तो y का मान तो यहां से आ ही जाएगा। देखो भैया 32 110 y यहां लगाते हैं, 32 110 y, तीनों का योगफल 180। अरे भैया 180, चलो ये कितना हो गया 142। y बराबर 180 माइनस 142, 42 8 50 30 यानी 38। y का मान 38 डिग्री आ गया, रख दो। अब 2 गुणे में 38 प्लस में 15, यहां से हो गया 76 प्लस में 15 यानी हो गया 91। कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है। तो थोड़ा आराम से करेंगे, प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी में दिक्कत है ना तो जाके वो वाला लेक्चर देखिए जिसमें पूरा बेसिक थ्योरी कंप्लीट की गई है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा कर्ण के अतिरिक्त की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर मान लो ये है त्रिभुज, एक भुजा 18 है, चाहे ये चाहे ये, कर्ण के अतिरिक्त इसको छोड़ करके। तो कर्ण मान लो कि कर्ण है या कुछ भी मान सकते हो, चलो h मान लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाइपोटेन्यूज या कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हो। चलो हम मान लेते हैं यहां पर a, ये 18, तो ये b हो जाएगा। अगर आप इसको 18 लिखोगे तो ये b हो जाएगा। अब देखो आराम से देखिएगा, ये कह रहा है परिमाप 72 है, इसका मतलब तीनों का जोड़ जो है a प्लस b प्लस 18, तीनों का योगफल 72 है। तो यहां से हम a प्लस बी बराबर में 72 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 54। इक्वेशन फर्स्ट।
सही है। अब देखो आगे बढ़ो। अब देखो इसमें क्या लगाना है, अब पाइथागोरस लगाना है। अब पाइथागोरस, अरे जब तक इसका मान नहीं आएगा तब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई। तो सर जी आधार तो 18 रख देंगे, लेकिन ऊंचाई है ही नहीं, तो जब तक एच का मान नहीं तब तक आंसर नहीं। तो चलो वही निकालने के लिए काम करते हैं, पाइथागोरस चचा का फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस ने क्या बताया था, कर्ण का वर्ग यानी a का वर्ग पाइथागोरस से लगा रहे हैं भैया, सुनिए ध्यान से नहीं तो आएगा नहीं। बी स्क्वायर और प्लस में 18 का स्क्वायर, क्या यहां तक बात पल्ले पड़ी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बुला लाएं इधर, और 18 का 324, कोई दिक्कत। बी स्क्वायर को इधर बुला लाए और 18 का 324। अब देखो आराम से फिर से सुनो, देखो भैया हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 324। तो हम ऐसा करते हैं, ये है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें लिखेंगे एक बार ए प्लस बी और एक बार लिखेंगे ए माइनस बी, बराबर में है 324। यहां पर a प्लस बी का मान है 54, समीकरण 1 से देखो a प्लस बी का मान 54 है, तो यहां हमने पटक दिया 54 और यहां साथ में a माइनस बी बराबर में है 324। अब a माइनस बी का मान निकाल लेते हैं, तो 324 ऊपर रहेगा और 54 हो जाएगा नीचे। 18 का पहाड़ा 18 बार जाएगा, 18 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, इसका मतलब a माइनस बी बराबर 6 आ गया। ये हो गया समीकरण दूसरा। ला के इसी के नीचे समीकरण 1 पटकते हैं, a प्लस बी बराबर में 54, और समीकरण 1 और इसको जोड़ देते हैं, तो ये दोनों शहीद हो गया और a कितना हो गया 2a हो गया, ये दोनों जुड़ गए तो 60 हो गया। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया 60 बटे में 2, इसका मतलब 30, तो a का मान आ गया 30। इस a का मान नहीं चाहिए था, b का मान चाहिए था, तो समीकरण 1 में पटक देते हैं। तो देखो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 54, या b में आप पटक दो, कोई दूसरे वाले में पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है। 54 है भैया, 56 नहीं है, 54 54 ही है ना। हाँ, a का मान 30 है, यहां पटक दो 30 प्लस में b बराबर में 54, तो ये b का मान आ गया 54 माइनस 30, इसका मतलब आ गया 24 24 24। सही है, b का मान 24 आ गया, यही तो हम ढूंढ रहे थे। चलो अब यहां पटकते हैं, 1/2 गुणे आधार, आधार तो 18 है, 24 यहां से ये कट गया 12, तो 18 गुणे में 12, सबसे पहले जिसके लास्ट में 0 है वही है, अच्छा सॉरी 18 गुणे 12, 18 दूना 36, जिसके लास्ट में 6 है वो सही है, हटाओ भैया काम खत्म। सही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 18 दूना 36, 3 18 3 18 एकम 18 3 21 216। सही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्या है क्वेश्चन, प्रायिकता का क्वेश्चन है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तब ना तो एक बादशाह, इनको बादशाह नहीं चाहिए, ना ही एक काला कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। सबको पता है कि 52 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 में से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। इस 26 में फिर 2 बनता है, रेड है तो हार्ट बनेगा और एक स्पैड्स, नहीं स्पैड्स नहीं बनता है, अरे भैया उसको क्या बोलते हैं, एक ईटा बनता है और एक ईटा को क्या कहते हैं, डायमंड्स, ठीक। और 26 में ये क्लब्स एंड स्पैड्स, ठीक है। इसके बाद सबके एक एक पत्ते होते हैं, सबके एक एक पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं भैया, सबके 13 पत्ते होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इनको काला कार्ड नहीं चाहिए, यानी 26 कार्ड नहीं चाहिए, 52 में से 26 कार्ड नहीं चाहिए।
ठीक है, अच्छी बात है। और कह रहे हैं ना बादशाह चाहिए, 4 बादशाह होते हैं, कोई भी कार्ड 4 होता है, चाहे बादशाह हो, चाहे इक्का हो, चाहे गुलाम हो, चाहे बेगम हो, चाहे जो हो, 4 होते हैं। 2 काले होते हैं, 2 रेड होते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये हमने ब्लैक वाले हटा दिए, ना ही काला कार्ड हो, ब्लैक वाला पूरा का पूरा हट गया, इसमें 2 बादशाह भी चला गया। अब कह रहा है ये बादशाह नहीं चाहिए, लेकिन अभी इस 26 में 2 रेड बादशाह बचे हुए हैं, वो भी नहीं चाहिए, तो 26 ये निकल गए, 2 ये निकल जाएगा, 28 पत्ते इनको नहीं चाहिए, इसका मतलब 24 पत्ते चाहिए। तो प्रायिकता ऊपर क्या रहता है, फेवरेबल आउटकम्स, कितने लोग चाहिए इनको, 24 पत्ते चाहिए। अरे ब्लैक एक भी नहीं चाहिए, बादशाह एक भी नहीं चाहिए, तो 26 4 30 नहीं भैया, हमने तो ब्लैक में 2 बादशाह निकाल दिया है, रेड में 2 बादशाह है, वो भी नहीं चाहिए, तो हटाओ, तो 24 बचे। 24 इनके फेवर में है, टोटल 52 होते हैं, टोटल 52 होते हैं, बस काम खत्म। यहां से कितने से कटेगा, 4 से, 4 छक 24, यहां से 13, तो उत्तर आ गया 6/13। ऊपर है 6, नीचे है 13, ऑप्शन सी ये वाला सही है। ठीक है, आप एक बार ताश की जो गड्डी है उसको देख लीजिए, वैसे हमने बता दिया है 26 26 अलग होता है, फिर 13 13 अलग होता है, फिर एक एक पत्ता 4 4 होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।